हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपने पहली कहानी पर। मेरा नाम नागार्जुन यादव है और मैं पंजाब के एक शहर चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। हर एक घटना आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तो मुझे याद है कि उन दिनों बरसात के दिन थे और मैं उस दिन सुबह सुबह ही अपने दोस्त नीलेश के साथ उसके गांव संबलपुर गया हुआ था, क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी, जिसके कारण उनको शहर दिखाने के लिए लाना था। तो उसके कहने पर मैं भी उसके साथ चला ही गया। और उस दिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जाने की बात को अपने घर पर भी किसी से नहीं बताया था। खैर, मैं उसके बाइक से उसके गांव संबलपुर पहुंच ही गया और हम वहां कुछ देर रुके ही थे। और जैसे ही हमने रवाना होने की कोशिश की तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी और हमारे 2 घंटे की प्रतीक्षा करने के बाद आखिर में बारिश कम हुआ। तो हम उसी समय बिना देर किए हुए दादाजी को लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। लेकिन शहर पहुंचते ही पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि नीलेश का रूम मेरे रूम से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। खैर, उस दिन उसने अपने दादाजी को अपने घर पर छोड़कर मुझसे बोला, यार नागार्जुन, रात के 9 बजने वाले हैं, तू एक काम कर, आज मेरे घर पर ही रुक जा, सुबह मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने तो घर पर किसी को बताया ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसी समय बोला, यार नीलेश, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, वरना आज मेरे पापा मुझ पर बहुत गुस्से करते होंगे। तो वह बोला, ठीक है यार, तू मेरी बाइक लेकर चला जा, सुबह लौटते आना तो मेरी बाइक लेते आना। तो मैं उसी समय बाइक उठाया और चल पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पर जाने के 2 रास्ते पड़ते थे। एक कच्चा रास्ता जो शमशान से होकर जाता था, जो थोड़ा सुनसान था क्योंकि वह रोड भूतिया माना जाता था। रात के वक्त उस शमशान वाले रास्ते से कोई भी नहीं जाता था, लेकिन वह मुझे जल्दी पहुंचा देता। तो मैंने सोचा आज बहुत देर हो गई है, ना जाने पापा मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि यदि वे मुझे घर पर नहीं देखे तो वे मुझसे पूछेंगे कि तू इतनी देर और इतनी रात कहाँ गया था। और ना जाने मेरे घर में मेरी वजह से मेरी माँ को भी बहुत कुछ सुनना पड़ सकता था। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे पापा वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब गुस्से में होते हैं वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और मुझे बहुत पीटते हैं। खैर, मैं इसी डर से उन दिन उस शॉर्टकट वाले कच्चे शमशान घाट वाले रास्ते से होकर जाने लगा। रास्ता बहुत सुनसान था। रोड के चारों ओर लंबे पेड़ और झाड़ियाँ को देखकर ऐसा लगता कि इसमें से कोई मुझे देखे जा रहा है और वह इन झाड़ियों से निकलकर मुझ पर हमला करने वाला ही है। तो मैं डर से अपनी बाइक को और तेज़ी से भगाते जा रहा था। खैर, मैं अभी उस शमशान से 2 किलोमीटर पीछे ही होऊंगा कि अचानक से एक औरत लाल साड़ी में मुझे लिफ्ट मांगती हुई सामने से नजर आई। तो मैंने सोचा कि इतनी सुनसान और इस भूतिया सड़क पर औरत, और वो भी अकेली। तो मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता और ना ही अपनी बाइक इस सुनसान रास्ते पर रोक सकता हूँ। अवश्य यह कोई चुड़ैल है। और मैं जैसे ही उसके पास से अचानक गुजरना चाहा, वैसे ही मेरी दुर्भाग्यवश उस दिन बाइक खराब हो गई और वहीं रुक गई और बार बार स्टार्ट करने पर भी आखिर में वह स्टार्ट नहीं हुई। तभी कुछ देर के बाद वह औरत मेरे पास आ गई। तो जब मैंने उसके देखा तो मुझे वह एक साधारण औरत ही लग रही थी। तो मैंने सोचा इसे देखकर मैं बेवजह डर रहा था। तो मैंने पूछा, आपको इस वक्त कहाँ जाना है? तो वह बोली, प्रीतमपुरा में जाना है। तो मैंने बोला, ठीक है, लेकिन देखो ना जाने यह बाइक क्यों ख़राब हो गई है और चालू ही नहीं हो रही। तो वह मुझे देखकर उसी वक्त मुस्कुराई और वह बोली, फिर से एक बार स्टार्ट करके देखो, हो सकता है इस बार चालू हो जाए। तो मैं इस बार जैसे ही चालू करने की कोशिश ही किया, बाइक अचानक से स्टार्ट हो गई और मैंने उस औरत को पीछे बैठने का इशारा करके बाइक को भगाने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने किसे अपने बाइक पर बैठा लिया है। मैं जैसे ही एक नज़र अपने गाड़ी के मिरर में पीछे की ओर
और उसका चेहरा देखा, मैं उसी समय चीख उठा और दुर्भाग्यवश मुझसे गाड़ी अनबैलेंस हो गई और मैं उसे संभाल नहीं पाया और वहीं रोड पर जा गिरा। तो मुझे उस दिन इतना चोट लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन शायद मेरा एक पैर टूट गया था और मैं दर्द से वहीं रात को उस सुनसान रास्ते पर करहा रहा था और रो रहा था। लेकिन शायद वहाँ कोई नहीं था जो मेरी पुकार को सुनता और मेरे दर्द को देखता। तो जब मैंने उस औरत को देखा तो वह दूर एक पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन वह अब अपनी दूसरे रूप में थी, भयानक दिख रही थी। खैर उस दिन मैंने एक बात तो अवश्य नोटिस किया कि मैं वहाँ गिरकर तड़प रहा था और मैं अकेला भी था, लेकिन वो फिर भी मेरे पास नहीं आई। तो मुझे लगता है कि वह मुझे मारने के वास्ते से नहीं आई थी, वरना मुझे वह जिंदा देखकर उस दिन मुझे वह अवश्य मार देती। खैर उस दिन मैं उसके भयानक चेहरे को देखकर मैं दंग रह गया और ना जाने लेकिन कैसे अपने दर्द को भी भुला बैठा। तो उस रात मैंने किसी तरह अपने पापा को फ़ोन किया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो पता चला कि मेरा एक पैर का हड्डी टूट चुका है और उस वक्त से मैं अब अच्छे से चल भी नहीं पाता। लेकिन इस गलती के कारण मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखी है। तो आज भी मेरे मन में कई सवाल उठता है कि आखिर वह कौन थी, और जब वह मेरे पास आई तो आखिर में उसने मुझे क्यों नहीं मारा, या उसके मेरे पास आने का कुछ और ही मकसद था। खैर मैं भी इन सवालों का उत्तर नहीं जानता, लेकिन उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। खैर आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और चले चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम अमित सोलंकी है और मैं आपको जो एक कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी बिल्कुल सच्ची है जो मैंने अपने दादाजी से सुना था। मेरे दादाजी बताते हैं कि यह घटना उन दिनों की है जब वे 20 या 22 साल के होंगे, और उन दिनों आज के समय जैसे संसाधन नहीं हुआ करते थे। उस समय अंधेरी रातों में देखने के लिए दिए या लालटेन का ही उपयोग किया जाता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे दादाजी बताते हैं कि उन दिनों हमारे घर में खेत जोतने के लिए 4 बैल रहा करते थे और साथ में कुछ गाय और भैंसे भी रहा करते थे। तो दादाजी बताते हैं कि जब 2 बैल खेत जोतते हुए थक जाते थे तो फिर दूसरे 2 बैलों को खेत जोतने के लिए उपयोग में लाया जाता था, इसीलिए 4 बैलों को रखा जाता था। तो उन दिनों धान का सीजन था और बरसात में ही धान के सीजन में बरसात में ही बोए जाते हैं, इसलिए जब तक वर्षा होती है तब तक हम खेत को तैयार करने में लगे थे। तो खेत को पहले से तैयार करना ज़रूरी था, लेकिन एक बैल अचानक से बीमार पड़ गया और फसल का समय भी बीतता जाता था। तो मेरे दादाजी के पापा यानी मेरे परदादा बोले, सागर, अर्थात मेरे दादाजी का नाम आप लोगों को बता दूं कि सागर था। सागर, हम कल से रात को यानी सुबह के 4 बजे ही खेत पर बैलों को लेकर निकलना होगा, अन्यथा हो सकता है कि खेत की जुताई करने में ही धान का सीजन निकल जाए, और वैसे भी अभी बहुत खेत पड़े हैं जिन्हें जुताई करना है और बाकी भी हैं। तो खैर उस दिन के बाद मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी दोनों सुबह के 4 बजे ही उठकर घर पर गायों को चारा पानी देकर खेत पर बैलों को लेकर चले जाते हैं। तो एक दिन मेरे परदादाजी रात के 3 बजे ही उठ गए। तो सुबह को जब मेरे परदादा उठे तो बोले, बेटा सागर, ऐसा कर तू खेत पर बैलों को लेकर पहुंच जा, मैं गायों और भैंसों को चारा पानी देकर पीछे से आता हूं। तो उस दिन मेरे दादाजी सुबह के समय देखे तो अभी 3 बज रहे थे। खैर वे दोनों बैलों को लेकर अकेले ही खेत पर जाने लगे। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि उन दिनों हमारे कुछ खेत गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भी रहा करते थे। तो रास्ते में एक नदी का पुलिया भी था। तो खैर मेरे दादाजी उस रात अभी 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही चले होंगे कि पीछे से मेरे परदादा जी दौड़ते हुए आए और बाबूजी, आप इतना जल्दी आ गए,
हाँ बेटा सागर, वो मैंने तुम्हारी माँ को बोल दिया कि वही गायों को आज खाना खिला दे, और मैं तुम्हारे पास आ गया। उस रात मेरे दादाजी बताते हैं कि मैं अपने बाबूजी की बातों को सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरी माँ कभी गायों को चारा पानी नहीं देती थी। वो तो गायों से डरती थी, तो वो ऐसे कैसे कर सकती थी। तो खैर मेरे दादाजी बताते हैं कि मैंने उस रात उसकी अजीब बातों को सुनकर और अजीब हरकतों को देखकर मैंने उसे पहचान ही लिया कि यह मेरे बाबूजी नहीं हो सकते, यह ज़रूर कोई प्रेत है, क्योंकि मेरे बाबूजी ऐसी बातें नहीं करते, और वे जब भी घर से निकलते हैं वे अपने साथ एक लाठी लेकर ही निकलते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी एक हनुमान भक्त भी थे, और वे उन दिनों भी रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, इसलिए वे एक निडर व्यक्ति भी थे। खैर उस दिन के बारे में मेरे दादाजी बताते हैं कि मैंने उस प्रेत को आभास नहीं होने दिया कि मैं उसे पहचान चुका हूँ, और मैं चुपचाप चला जा रहा था। लेकिन मैं जैसे ही पुलिया के पास पहुँचा, वह मुझे पीछे से ही धक्का मार दिया, और मैं अपने लालटेन के साथ नीचे पुलिया में जा गिरा। वो तो भगवान का शुक्र है कि नदी में पानी भरा था, क्योंकि बारिश का सीजन था, वरना मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। तो मैं उस दिन शायद बच नहीं पाता, क्योंकि नीचे पत्थर ही पत्थर था, और इसी इतनी ऊंचाई से कि उस समय नीचे देखते ही डर लगता था। तो उस दिन के बारे में मेरे दादाजी बताते हैं कि मैंने जैसे ही नदी के पानी में गिरा, मेरे लालटेन बुझ गया और मेरे सामने गुप्त अंधेरा छा गया। लेकिन मेरे गिरते ही कुछ समय के बाद वही प्रेत नदी में कूद गया। उसकी आवाज़ मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि वे जैसे ही डर कर बाहर किनारे जाने लगे, तभी वो मेरे दादाजी के पैरों को खींचने लगा। वह प्रेत मेरे दादाजी के बिल्कुल करीब था, और वो भी अपने असली रूप में। उसका चेहरा भयानक था, आंखें उसकी उजली थी, और चेहरा जला हुआ दिख रहा था। तो जब मेरे दादाजी को वह नदी में डुबाने लगा, तो वे तुरंत उस रात जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और उसी समय वो हनुमान चालीसा सुनकर वहाँ से नदी में कहीं दूर जा भागा। मेरे दादा उस रात नदी से निकलकर जैसे तैसे अपने घर की ओर भागे। वे हनुमान चालीसा पढ़ते भाग रहे थे। खैर मेरे दादाजी घर तो पहुंच गए, लेकिन वे उस दिन के बाद बहुत बीमार रहने लगे, और ऐसा लगता कि वे अब बच नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत से फिर मेरे परदादा ने एक पंडित जी को दिखाया, तब वे जाकर धीरे धीरे ठीक हो गए। तो मेरे दादाजी बताते हैं कि वह प्रेत उस दिन मुझे नदी में छोड़ता ही नहीं, लेकिन शायद मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिसके शब्दों को सुनकर वह वहाँ से ठहर नहीं पाया, और आखिर में उसे भागना ही पड़ा। तो गांव के लोग बताते हैं कि वह इसी गांव का था जो नदी में डूबकर मर गया था, और उसी दिन के बाद ना जाने क्यों अन्य लोगों को भी डुबाकर मारना चाहता है। खैर अब हमारे दादाजी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनका प्यार मैं कभी नहीं भुला सकता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब भी अपने गांव जाता हूं, उस पुलिया को देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ ही जाता है, और आंखों से कहीं न कहीं आंसू भी छलक आते हैं। खैर अब हमारे गांव में ऐसी असाधारण घटनाएं कभी देखने को नहीं मिलता, और वह पुलिया भी बहुत बड़ा हो गया है, और पहले जैसा अब नहीं दिखता, लेकिन वह नदी वही है, और कहा जाता है कि आज भी वह प्रेत उसी नदी में छुपा हुआ है, और रात को नदी में आने का भी किसी का इंतज़ार कर रहा है, ताकि उसे भी डुबाकर अपना साथी बना ले। तो खैर आज की हमारी दूसरी कहानी पर भी यहीं समाप्त होती है, और चलिए चलते हैं अपने तीसरी कहानी पर। मेरा नाम रॉकी जायसवाल है, और आज मैं आप लोगों को यह कहानी बताने जा रहा हूँ। वह मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो इन दिनों मेरी बहन 11 साल की हो गई, और मैं अभी 6 साल का ही था। तो जब भी गांव आते मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ पास ही के बगीचे में चली जाती। तो मेरी दादी कहती कि ज़्यादा दूर तक ना जाना,
और हाँ, उस बरगद के पास तो कभी भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। तो मेरी बहन उनकी बातों को सुनकर डर जाती, फिर भी वह वहाँ चली ही जाती। हालांकि मेरी दीदी बताती है कि उस बरगद के पेड़ के चारों ओर से बांसों से घेरा गया था और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। और वैसे भी वह बरगद का पेड़ बगीचे से बाहर था और वह पेड़ काफ़ी बड़ा भी था। तो उस पेड़ को ध्यान से देखने पर कुछ काले धागे बंधे हुए दिखाई देते थे। तो ऐसा लगता कि वहाँ किसी का पूजा होता है, लेकिन वो भी काला धागा से। खैर, मेरी दीदी रोज़ की तरह वह उसी बगीचे में कुछ लड़कियों के साथ खेलने जाती थी। तो एक दिन उसकी एक सहेली जिसका नाम रोशनी था, वह ना जाने कैसे उस बरगद के पास पहुंच गई। उस समय मेरी दीदी बताती है कि हमने उसे जब देखा तो हमें अपने पास बुला रही थी, लेकिन मेरी दीदी अपनी दादी की बातों को सुन रखी थी। तो वह काफ़ी डरी थी और वह जानती है कि वहाँ नहीं जाना होता है, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। इसलिए मेरी दीदी वहीं खड़ी थी और उस रोशनी को बुला रही थी कि वापस आ जाओ, लेकिन ना जाने वह वहीं चुपचाप खड़ी थी और हाथों से इशारा करके मेरी दीदी और लड़कियों को बुला रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो तभी वह लड़की रोशनी वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। और जब मैं और मेरी एक फ्रेंड्स जैसे ही वहाँ चलकर जाने लगी, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई। तो पीछे देखा कि गांव के एक हरिवंश चाचा थे, तो किसी काम से अपने खेत पर उस दिन जा रहे थे। तो वे हमें वहाँ बरगद के पास देखे तो हमें बोले, अरे तुम दोनों वहाँ क्यों जा रही हो, जाओ अपने घर और आइंदा से यहाँ खेलने मत आना। तो जब हमने अपनी सहेली रोशनी के बारे में बतानी चाही तो वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। उस दिन जब रोशनी के घर गए तो पता चला कि वह तो अपने मामा के गांव चली गई है। और मैं उस बातों को सुनकर दंग रह गई और मैंने समझ लिया कि वह उस लड़की के रूप में छिपी हुई वही चुड़ैल थी जो हमें छल से अपने पास बुला रही थी। वो तो शुक्र है कि उस दिन वो चाचा हमें देख लिए, वरना हमारे साथ ना जाने क्या हो जाता। तो मेरी दीदी बताती है कि मैंने तुरंत अपनी दादी से उस बरगद वाली चुड़ैल के बारे में और उसके पीछे के इतिहास के बारे में पूछी। तो मेरी दादी पहली बार तो बताने में संकोच कर रही थी, फिर मेरे जिद करने पर वे मुझे सारी बातें बता ही दी। तो मेरी दादी बताती है कि वो उन दिनों की बात है जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद नहीं हुआ था। तब अंग्रेज़ों के जुर्म और उनकी मानामानी इतनी थी कि चाहे लोगों की जान ही क्यों न चली जाए या अब वे भूखे मर जाए, लेकिन जो कर अनाज पर था सो उन्हें वसूल लेना ही था और लोगों को भी मजबूरी में देना ही था। इसके अलावा जो कर नहीं देता अंग्रेज़ उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। खैर, उस समय हमारे गांव में भी एक औरत रहा करती थी जिसका पति नहीं था। वह अपने 2 बेटों के साथ इसी गांव में रहा करती थी, लेकिन एक समय ऐसा अकाल पड़ा कि गांव में खाने को कुछ नहीं बचा और इसी अकाल में उस औरत के बच्चे भूख से मारे गए थे। उस वक्त वह औरत अपने बच्चों को बचाने के लिए कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन गांव लोगों को भी अपनी मजबूरी थी, तो किसी ने उसकी मदद नहीं किया और वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी आखिरी सांस ली थी। तब से वह वहीं रहती है और अपने बच्चे के रूप में किसी के बच्चों को देखती है और उन्हें अपने पास उसी बरगद के नीचे बुलाती है। और कहा जाता है कि जो भी वहाँ गया है वह कभी लौट कर नहीं आया, उसके साथ कुछ बुरा घटना भी हो जाता है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। तो मैं आपको बता दूं कि वह बरगद आज भी है और आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। रात को या अकेले में वहाँ कुछ दूर रहने पर उसकी चीख आज भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। तो खैर, हमारी आज की ये भी कहानी आखिर में समाप्ति होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो?